हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि P2P कई सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। रीजन के बारे में बात करें तो बहुत सारे स्कैमर्स P2P में आ चुके हैं जो एक स्कैम अकाउंट से मतलब वो खुद कहीं से पैसे को स्कैम किए होते हैं और उसी पैसे से वो क्रिप्टो को बाय कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे जब आपके अकाउंट में किसी स्कैम अकाउंट से पैसे आते हैं तो वहाँ पर साइबर क्राइम में वो केस चली जाती है। वो लोग साइबर क्राइम पे केस करते हैं कि इस अकाउंट से पैसे गायब हैं। तो ऐसे में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि इस अकाउंट से पैसे कहाँ कहाँ गए हैं और जहाँ भी जाए होते हैं वहाँ पर उन सब का अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे में P2P में कई सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और इस वीडियो पे मैंने पूरी डिटेल्स बताई थी कि किस तरह से जो हमारा फ्रेंड था उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। और आज की इस वीडियो पे हम बताएंगे कि क्या उसने नेक्स्ट स्टेप ली और क्या अब उसका अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगा, इसके बारे में। मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वो आप ज्वाइन करो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और कई सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया है लेकिन बेल आइकन को शायद वो प्रेस नहीं किए, जिस कारण से जो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो मेक श्योर कि आपने ऑल के ऑप्शन को प्रेस किया। तो इस वीडियो पे मैंने पूरी स्टोरी बताई थी कि बेसिकली क्या क्या हुआ था, किस तरह से उसके अकाउंट फ्रीज हुए थे। वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसने अब यहाँ पर क्या स्टेप लिया अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो केस थी वो हैदराबाद से थी। हैदराबाद साइबर क्राइम से ये केस आई थी कि उसके अकाउंट को वहाँ पे फ्रीज होना है। तो उसके अकाउंट सारे फ्रीज हुए। तो उसने एक बार पहले भी हैदराबाद साइबर क्राइम पे विजिट किया, जहाँ पे उसे कुछ अच्छा समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो दोबारा उस हैदराबाद साइबर क्राइम पे वहाँ पे वो विजिट किया। विजिट करने के बाद जो उससे यहाँ पे बोला गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली उसे यहाँ पे बोला गया कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब जिस अकाउंट से उसके पास लगभग 56-57 हज़ार का पेमेंट आया था, उस पेमेंट को वो रिटर्न कर दे उसी जगह पे जहाँ से वो पेमेंट वहाँ पे आया था। तो उसने बेसिकली वहाँ पे उस पेमेंट को साइबर क्राइम ऑफिस में जब उसने बात की तो वहाँ पे बताया गया कि उस पेमेंट को उसे उसी अकाउंट में रिटर्न करना है। तो उसने वहाँ पर वही किया। जो फ्रेंड था हमारा, उसने जो पेमेंट उसको मिली थी वो 56-57 हज़ार का, भले ये लॉस हो चुका है, उसका जो 56-57 हज़ार था वो लॉस हो चुका है और साथ में कितनी हैरेसमेंट भी उसे यहाँ पे फील करना पड़ा। बट उसने क्या किया कि उस पेमेंट को वहाँ पे रिटर्न कर दिया और कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह बनी थी और उस पेमेंट को वहाँ पे रिटर्न हो गई है। तो वहाँ पर साइबर क्राइम के जो ऑफिसर थे उसने वहाँ पर आश्वासन दिया कि अब उसके अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएंगे और वो यहाँ पर बैंक को मेल कर देंगे कि ये सारे अकाउंट जो फ्रीज हुआ था वो यहाँ पर अनफ्रीज हो जाए। तो ये जो प्रोसेस थे, वो जो साइबर क्राइम ऑफिस में जाकर वो जो प्रोसेस हुआ है वो अभी लगभग 2-3 दिन ही हो रहे हैं। तो वहाँ पे उसे आश्वासन मिला कि लगभग 15-20 दिन लगेंगे अकाउंट को अनफ्रीज होने में। तो जैसे ही उसके अकाउंट अनफ्रीज हो जाते हैं तो उसकी भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि वो अकाउंट अनफ्रीज हुए हैं या नहीं। तो बेसिकली इस पूरे केस में अगर हम यहाँ पर समझें तो मामला बहुत बड़ा नहीं है। आप इसे थोड़ा सा ईजिली वे पे लेना। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो जाए तो आपको कांटेक्ट करनी है कि जहाँ से ये केस बनी है, पहले आपको ये इन्वेस्टिगेट करनी है कि आपको किसने आपके ऊपर यहाँ पर ये केस की है, ये केस कहाँ से हुई है। साइबर क्राइम के, जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम से ही ये केस आती है। तो किस स्टेट से ये साइबर क्राइम का यहाँ पर केस आया है, क्योंकि आपको हैदराबाद साइबर क्राइम से ही आपको नोटिस मिली है। तो वहाँ पर जाके आप ऑफिसर से बात करो और जिस अकाउंट से पेमेंट आया है उस पेमेंट को रिटर्न करने को बोल सकते हैं। बस केस बहुत सिंपल सा है, इसे आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना और ज़्यादा इसका स्ट्रेस आप यहाँ पे मत लेना। अगर आप उसके सामने उस पेमेंट को रिटर्न कर देते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो अनफ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये सारे प्रोसेस साइबर क्राइम के ऑफिस में ही आपको करनी है, उससे पूरी तरह से अच्छी तरीके से बात करके करनी है। याद रहे, P2P ट्रेडिंग करना कोई गलत नहीं है, किसी तरह का स्कैम नहीं है। और अगर आपके अकाउंट में पेमेंट आए हैं तो आपके पास पूरे प्रूफ होने चाहिए कि पेमेंट कैसे आई हैं। जाहिर सी बात है कि जब भी आप P2P ट्रेड करो तो आप एक डायरी मेंटेन करो कि किसके थ्रू आप यहाँ पर P2P ट्रेड कर रहे हो और वो बंदा लीगल है या नहीं, काफ़ी कितने टाइम से वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। साथ में जब आप उससे P2P ट्रेड करो तो हो सके तो उसके साथ पहले आप कॉल में बात कर लो, उनसे मालूम कर लो कि ये किस पर्पज़ के हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है, कि क्या कब से वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ भी P2P ट्रेड कर रहे हो तो पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए
कि वो कब से ट्रेड कर रहा है और उसके फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब आपके पास एक डिटेल्स में होनी चाहिए। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी भी थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं लेनी है। अगर कोई बाइनेंस में KYC वेरीफाइड है और वो दूसरे अकाउंट से पेमेंट करता है तो इस चीज़ पर आपको खास नज़र रखना है कि आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं लेनी है और ना ही थर्ड पार्टी से पेमेंट करना है, क्योंकि ऐसे में बाइनेंस भी आपकी किसी भी तरह की बात को नहीं सुनेगा और आपका पैसे का लूज भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी से अगर आप पेमेंट लेते हो तो फ्यूचर में आपके अकाउंट फ्रीज भी हो सकते हैं। मामला बहुत सिंपल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा आप यहाँ पर स्ट्रेस मत लेना अगर आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। सिंपल सा वे है कि आपको जहाँ से पेमेंट मिले आप उस पेमेंट को वहाँ पर रिटर्न कर दो। अमाउंट छोटी है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप P2P मर्चेंट हो, काफ़ी बड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो, लेकिन केस सिंपल है कि आपको जहाँ से पेमेंट मिले उसे आप वहाँ पर रिटर्न कर दो। और ये सब आपको साइबर क्राइम के ऑफिस में जाकर करनी है, बात करके करनी है। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।